जी ऑडिबल विजिबल। जी जी सर। तो आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा। आज से जो भी हमारी क्लासेस होगी वो 2019 से लेकर 4 के बीच के जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन जो है आप समेट सकते हैं वो इन दिनों में या फिर इन क्लासेस में जो है हम समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वही जो है 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन या अराउंड 40 क्वेश्चन के अराउंड जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे हर क्लासेस में। तो 3 क्लास हफ्ते में जो है होती है, तो देखते हैं कितना जो है हम लोग कर पाते हैं। मतलब अगर हम लोग जो है पूरा मुकम्मल कर भी नहीं पाएंगे 2019 से लेकर 2004 तक, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन एटलीस्ट जो है आप में से हर किसी को ये अंदाजा तो होगा कि क्या मुझसे जो है पुराने पीवाईक्यूज जो है बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक। तो इस नजरिए को सोचकर जो है आपको क्या करना है, आंसर करना है और क्लास पे जो है अटेंशन देनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोचेस। ठीक है, लर्नर सेंटर अप्रोच की कैटेगरी से फॉलोइंग में से जो है कौन सा बिलोंग करता है, यानी आपको लर्नर सेंटर मेथड जो है बताना है। कौन सी इसमें से ऐसी चीज है जो लर्नर सेंटर अप्रोच से जो है ताल्लुक रखती है, बताइए। ये सर ए। ये ऑप्शन नंबर गुड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर है स्वयं और इसी तरीके से है मूव। इसको हम लर्नर सेंटर अप्रोच इस वजह से मानेंगे क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए भी या इस क्वेश्चन को देखते हुए जो है हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है। देखिए स्वयं और मूव जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लर्नर को टीचर के जरिए जो है गाइड नहीं करना पड़ता, बल्कि लर्नर जो है खुद ब खुद जो है स्वयं पे पोर्टल बनाता है। स्वयं पे ऑलरेडी जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है रन होते हैं, वहां पर जाता है, कोर्सेज को करता है और अपने अंदर जो है नॉलेज को गेन करता है। हाँ, और अगर लर्नर जो है स्वयं या मूक प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी असेसमेंट करना चाहता है, तो आपने पढ़ा होगा कि स्वयं के जो है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी जिसके अंदर असेसमेंट होता है, डिस्कशन होता है, डिस्कशन फॉरम बने होते हैं, इसी तरीके से क्विज़ेस वगैरह जो है वहां पर सारी चीजें होती हैं। तो उन चीजों का इस्तेमाल करके लर्नर जो है क्या कर लेता है, अपना असेसमेंट खुद से कर लेता है। वहां पर टीचर जो है बच्चों का असेसमेंट नहीं करता। ठीक। तो इस वजह से जो है ये लर्नर सेंटर अप्रोच में आ जाएंगे। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जहां पर टीचर जो है कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन को जो है ऐड कर देता है, फिर बच्चे क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर के जरिए जो है मुकम्मल करते हैं। क्विज जो है ये भी टीचर के जरिए कराया जाता है। बज स्टेशन ये क्या होता है, ये एक तरीके का स्मॉल टाइप का जो है डिस्कशन ग्रुप होता है, जहां पर इस ग्रुप के अंदर जो भी एक्टिविटीज होनी है, यानी इस ग्रुप को करने के लिए जो भी रूल सेटअप किया जाता है वो टीचर के जरिए किया जाता है। और उसी रूल एंड रेगुलेशन को जो है बच्चे फॉलो करते हुए क्या करते हैं, डिस्कशन जो है करते हैं। ठीक है। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इवेल्युएशन सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, उसके डिस्क्रिप्टिव फ्यूचर जो है आपको बताना है। फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है अब तो नहीं आ रहे हैं, यानी हमने जो क्वेश्चन किया है मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है कुछ ही मतलब क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। बट ये सारे क्वेश्चन जो है फिर से आ सकते हैं, तो इससे जो है आपकी रिवीजन खूब अच्छे तरीके से हो जाएगी। जी एक बार आप लोग बताइए, स्क्रीन जो है वाज़ेह क्लियर तरीके से आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रही है या कलर की वजह से कुछ ब्लर टाइप का दिख रहा है? नहीं सर ठीक। चलिए। सर फर्स्ट वन। जी फर्स्ट वन इसका आंसर आएगा पहला। पहला देख लेते हैं। गुड। देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है हमें मालूम है कि इसके अंदर कीवर्ड जो होता है या फिर ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। समेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके का डिफरेंस जो है हमने जून दिसंबर वाले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन आए थे वहां पर हमने पढ़ा था। तो समेटिव जो है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है, जहां पर बच्चों की लर्निंग को क्या किया जाता है, इंप्रूव करने की जो है कोशिश की जाती है। ठीक है। तो ए को जो है 4 से यहाँ पर मिलाएंगे। समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, जजिंग द लर्निंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस यानी जहां पर हम बच्चों के ग्रेड को जज करते हैं, यानी सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है जिसमें बच्चों को एक तरीके से ग्रेड दिया जाता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि जहां पर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। फिर इसी तरीके से अब बताइए यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में जो आपको परसेंटेज मिलता है, क्या ये परसेंटाइल में मिलता है या परसेंटेज में मिलता है? परसेंटाइल।
गुड। फिर इसी तरीके से क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि जहां पर कोई क्राइटेरिया फिक्स होता है, यानी कोई स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इस एतबार से जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टीचिंग बिहेवियर टू मेक अ टीचर इफेक्टिव। सिंपल सी बात है, आपको क्या पूछा गया है, की टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग के जो 5 की बिहेवियर है उसी में से आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा इसमें से जो है की बिहेवियर है, जिसको हम लोगों ने लाइट्स के जरिए याद किया था। जी ऑप्शन सी। सी सर। हाँ, यहाँ पे ए सी सर है। ए। नहीं नहीं, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ये जो है गलत आ गया है, ठीक है, सी होगा। इसमें क्या होता है कि देखो, लाइट्स में क्या होता है, एल से हो जाएगा लेसन क्लैरिटी, ई से आई से हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टी से है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ई से है इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, एस से है स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो ये क्या है, 5 की बिहेवियर है, ठीक है, जो टीचिंग को जो है इफेक्टिव बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यानी स्टूडेंट को जो है लर्निंग प्रोसेस में जो है इंगेज करना, तो ये है टीचिंग के जो है की बिहेवियर। ये सारी काफी आसान सी चीज है, तो इन क्वेश्चन के जरिए इन चीजों को आप लोग रिवाइज कर लें, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, हल्के में मत लीजिए आप लोग। चलिए, अ टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट। कह रहे हैं, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को बताता है कि जब तुम ये सीखोगे तब तुम क्या होगे, अपने प्रोजेक्ट को जो है करने के लिए आप इस काबिल हो जाओगे। यानी जब आप इस चीज को सीखोगे तो आप जो है अपने प्रोजेक्ट को करने के जो है काबिल हो जाओगे। तो व्हाट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट, कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है क्या सजेस्ट करता है। कम्युनिकेशन मीन्स यानी ये जो पूरी इबारत कही गई है कि एक टीचर अपने बच्चों को बताता है, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, मतलब कंटिन्यू इंटरेस्ट इसको बोलेंगे, या एम्बिगुअस एडवाइस है, पोटेंशियल थ्रेट है, या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जी डी सर। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी। हाँ, तो डी। ये देखिए यहाँ पे जो है ये गलती से पता नहीं कैसे हो रहा है, बहरहाल तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ठीक है, एम्बिगुअस एडवाइस। देखिए, एम्बिगुअस का एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है अनक्लियर, यानी जो चीज जो है वाजे ना हो, या फिर एम्बिगुअस में कोई ऐसा माना आप ले रहे हो या कोई ऐसी मीनिंग आप ला रहे हो जो दो माना के लिए यूज होती हो। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके आगे जो है एक वर्ड लगा हुआ है एडवाइस, जिसका मतलब ये होता है कि जहां पर टीचर जो है या फिर कोई भी पर्सन जो है किसी भी वर्ड को खास किए हुए, किसी भी चीज को जो है स्पेशलिस्ट जो है बनाए हुए, वो क्या करता है, पूरी चीज को जो है एड्रेस करता है। तो इसको आप इस एतबार से समझो कि टीचर जो है अपने बच्चों को बताता है, यानी टीचर जो है यहाँ पर किसी भी पर्सन को जो है स्पेशलाइज नहीं किया, या किसी भी प्रोजेक्ट का नाम जो है मखसूस तौर पर नहीं लिया है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ये वाला काम आप करते हो, बल्कि टीचर ने जो है अपने मैसेज के जरिए क्या किया है, होल क्लास को जो है एड्रेस किया है। तो एक बात यहाँ पर यह समझ में आती है कि यानी टीचर की बात जो है वो अनक्लियर है। टीचर जो है सिर्फ एडवाइस दे रहा है पूरे क्लास को, लेकिन टीचर ने जो है उसमें वाजे तौर पर किसी पर्सन का नाम नहीं लिया है, या फिर किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए जो है टीचर ने मखसूस तौर पे नहीं बोला है कि आप ये एक्टिविटीज करोगे जिसके बिना पर आप अपना प्रोजेक्ट जो है कर पाओगे, ठीक है। देखिए, कंटिन्यूस इंटरेस्ट जो है ये ऐसा कुछ है नहीं, पोटेंशियल थ्रेट जिसके अंदर पनिशमेंट वगैरह आएंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जहां पर आपको पॉजिटिव तरीके से बार बार किसी काम को करने के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, एक तरीके से आपकी कंडीशनिंग की जा रही है, ट्रेनिंग की जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपको उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, वो किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है इंस्टीट्यूशन के अंदर। ए में कहा गया है टू द एक्सटेंट टू विच टीचर मेक क्लियर प्रेजेंटेशन, मतलब किस हद तक जो है टीचर क्या करता है, एक क्लियर यानी एक वाज़ेह प्रेजेंटेशन जो है बनाता है। द स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन विद इन क्लासरूम एंड द इंस्टीट्यूशन एज सच, टीचर्स मास्टरी ऑफ कंटेंट एज रिफ्लेक्टेड इन आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन। कह रहे हैं कि टीचर के कंटेंट की जो महारत है वो स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर करने में जो है वो क्या हो रही है, जाहिर हो रही है, दिख रही है। Frequent use of positive reinforce either in the institution or classroom ability of teacher and his her guidance। तो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है आपको किस में बताना है, इंस्टीट्यूशन में बताना है। ऑप्शन डी। जी, और कोई बताए।
C sir, 4, 5. फिर ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन डी। नंबर, हाँ डी ही होगा डी जिन्होंने, डी आएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए इससे आप इसको समझ भी सकते हो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंड क्लासरूम यानी वर्ड को भी खास कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर इन एन इंस्टीट्यूशन का वर्ड जो है लिख गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, शेयर करने का या ओपन डिस्कशन का जो स्कोप है वो कहाँ पे है, क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर है। तो अगर इस तरीके का जो है इन्वायरमेंट है तो इससे क्या होगी, टीचिंग जो है आपके इफेक्ट हो सकती है, पॉजिटिव लर्निंग मतलब इन्वायरमेंट जो है आप बना रहे हो। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन या क्लासरूम के अंदर जो है आप पॉजिटिव रीइंफोर्स कर रहे हो, यानी फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्स का मतलब ये हो गया, यानी बार बार जो है आप पॉजिटिवली तरीके से जो है किसी काम को करने के लिए जो है आप आमादा कर रहे हो, या बच्चों को की एक तरीके से आप कंडीशनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग कर रहे हो किसी भी काम के लिए जो आप कर रहे हो, लेकिन आप पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, ठीक है। वो भी कहाँ पे कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो या क्लासरूम में कर रहे हो। तो ये भी जो है आपका क्या है, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है आएगा। चलिए, from the list of learning outcome indicate below, identify those which are said to be high level outcome। देखिए आप पहले ऑप्शन को पढ़ो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से जो है हाई लेवल आउटकम जो है किसके बारे में पूछा गया, यानी किस थ्योरी के बारे में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है हाई लेवल आउटकम में आएगा। D, C and F sir. सर ए ऑप्शन। D, E, F. बी ऑप्शन ई सी। एफ। हाँ देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किससे, ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन जो है, अफेक्टिव डोमेन जो है, इसी तरीके से साइकोमोटर डोमेन जो है, मतलब इन डोमेन्स की जो हायरार्की है, उन हायरार्की का सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है उसी लेवल से क्या है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ब्लूम की टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसके अंदर एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो है ये हाई लेवल डोमेन में आते हैं। फिर इसी तरीके से आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन जो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी का जो अफेक्टिव डोमेन होता है, ये तो लास्ट वाला क्या है, हाई लेवल आउटकम में आता है। इसी तरीके से साइकोमोटर डोमेन में आप देखनी, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन ये किसमें आते हैं, साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन जो है ये आपका अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो है आता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। यहाँ पर हाई लेवल पूछा गया है तो आपसे लो लेवल जो है पूछा जा सकता है। तो इन सारी थ्योरियों को जो है आप लोगों ने लिख रखा है, पढ़ रखा है, बस रिवीजन करते रहिए ताकि चीजें जो है आप लोगों को याद रहे। चलिए, तो लेवल ऑफ टीचिंग से जो है बहुत ही दिन के बाद जो है इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये भी पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। तो फोकस ऑफ कंसर्न, ठीक है, तो आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन सर। देखिए आप में से जो है किसी का माई कैमरा ओपन है। देखिए ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल जो आपका होता है वो कौन सा होता है, अफेक्ट एंड फीलिंग, यानी प्यार मोहब्बत वाला, फीलिंग वाला जो लेवल होता है, यानी इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ना वो नेचुरली इन सारी चीजों को सीखते हैं, ठीक है। यानी नेचुरली जो है वो बोलना सीखते हैं, नेचुरली उनके अंदर जो प्यार और मोहब्बत करने का एक तरीका होता है बच्चों के अंदर जो है, वो अपनी माँ की गोद को पसंद करते हैं, अपनी माँ के पास रहना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें जो है प्यार मोहब्बत की जो निशानियां बच्चे और माँ के दरमियान होती है बचपन में, वो मतलब वो लेवल किसके अंदर आता है, ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल। इसी वजह से इसको ऑटोनमस बोलते हैं, यानी खुद मुख्तार, यानी बिल्कुल आजाद लेवल होता है। मेमोरी लेवल में हम फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन को जो है क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में जो है फैक्ट एंड उसकी एग्जांपल के दरमियान हम रिलेशनशिप को देखते हैं। बाकी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी जो पीएचडी लेवल के बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम खुद से क्रिएट करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है खुद से निकालते हैं। चलिए, identify the test from the list given below which are maximum performance test in context of research। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फॉलोइंग में से जो है कौन सा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है 2022 में भी जो है स्टेटमेंट वाइज में जो है बनाकर आपसे पूछे गए थे। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है, हम उस टेस्ट को बोलते हैं जहां पर किसी भी पर्सन की जो है एबिलिटीज को, उसके एटीट्यूड को, यानी उसकी नॉलेज को जो है टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी को हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे जो है कौन सा जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आ सकता है। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन सी सर। Fourth, ADF.
नहीं देखिए, यहाँ पे ये पर्सनालिटी टेस्ट जो है ना, ये इसके अंदर नहीं आएगा। पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसको हम मिनिमम परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। उसके अंदर किसी भी पर्सन की जो है पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड को जो है टेस्ट किया जाता है। एटीट्यूड मीन्स यानी यहाँ पर उसका जो भी पर्सनल तरीके का बिहेवियर होता है, उन सारी चीजों को जो है वहां पर टेस्ट किया जाता है। मैक्सिमम में जो है उसकी नॉलेज, उसकी अचीवमेंट, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जहानत और उसका एप्टीट्यूड लेवल जो होता है, इन सारी चीजों को जो है टेस्ट किया जाता है। चलिए, which one of the following sequence correctly reflect the evolution of educational technology support in higher education? हायर एजुकेशन में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट के इवोल्यूशन को आपको बताना। इवोल्यूशन मतलब यानी किस तरीके से जो है हायर एजुकेशन में जो है टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे मतलब जाहिर हुई है, किसके बाद जो है जाहिर हुई। इवोल्यूशन का इंकशाफ या ज़हूर का माना हम बोलेंगे। तो आपको ये बताना है कि किसके बाद जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है हायर एजुकेशन के अंदर आई है। D, sir. बी वाला ऑप्शन, D. ऑप्शन डी। डी डी। डी, बी सर, बी। ए और हाँ बी। देखिए, यहाँ पे जो है बी आएगा। देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है पूछा गया है ना, तो देखिए ऑनलाइन मेथड जो है वो आपका सबसे बाद में जो है आया है, तो ये पहले जो है कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर मॉडलर मटेरियल जो है ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन में वही आते हैं, यानी पहले जो है आपकी लिखने वाली बुक्स आती है। यानी छोटे बच्चों की बुक्स अगर आप देखेंगे तो वो एक तरीके की सप्लीमेंटेशन बुक है, यानी जिसमें जिसमें जो है सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, और बच्चे उन अल्फाबेट्स को क्या करते हैं, इस तरीके से दोहराते हैं, यानी लिखते हैं, रीराइट करते हैं उसी पे। प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल जो होता है, इसके अंदर आपके वही प्रिंट बुक आएंगे, यानी जो हमारे हाथ में बुक होती है, बाइंडिंग बुक होती है, प्रिंट बुक्स होती है, डायग्राम होते हैं, ये सारी चीजें जो होती है वो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल होगा। मॉडुलर मटेरियल में क्या आता है, यानी सर्विस एंड सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं टीचिंग के लिए। ऑनलाइन मेथड आपका वही हो गया जो हम ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं। ठीक, देखिए मॉड्यूल मटेरियल मींस वो मटेरियल यानी सॉफ्टवेयर एंड सर्विस विच आर यूज्ड इन टीचिंग। चलिए, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन, इसका आप लोग क्वेश्चन कीजिए। सर पहला ठीक है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, सर।
जी साउंड जो है वो ऑफ था, मैंने इतना बोल दिया फिर मुझे पता ही नहीं चला, वो तो चैट से मैंने देखा। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा था कि असर्शन में ये कहा गया है, इफ अ टीचर वांट टू improve his her abilities as an effective classroom communicator he or she should first understand the student, है ना। असर्शन में कह रहे हैं कि अगर एक टीचर जो है अपनी एबिलिटीज यानी अपनी सलाहियत को जो है इंप्रूव करना चाहता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर के तौर पर, तो उसे जो है पहले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये असर्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, वो भी क्लासरूम कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले जो है अपने क्लासरूम के बच्चों को समझना पड़ेगा कि आपके क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो किस तरीके की लैंग्वेज को जो है समझते हैं, तो आपको उसी तरीके की लैंग्वेज जो है यूज करनी पड़ेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब बच्चे आपकी नॉलेज को समझेंगे, आपकी लैंग्वेज को समझेंगे, तो इसका क्या मतलब है, साथ ही साथ में आपकी जो है लैंग्वेज एबिलिटीज या कम्युनिकेशन एबिलिटीज जो है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक, तो रीजन में कहा गया द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट एंड इंटेंडेड लिसनिंग और डिसजॉइंट प्रोपोजिशन। यहाँ पे वर्ड है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब कह रहे हैं कि यानी यहाँ पर ये जो दो वर्ड लिखे गए हैं, इंटेंडेड लिसनिंग, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये दोनों वर्ड या फिर ये दोनों प्रोपोजिशन जो है आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेरब्त वाले हैं। तो रीजन जो है इस वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की जो समझने की सलाहियत होती है और उनकी जो लिसनिंग होती है, जो वो क्लासरूम में इंटेंडेड लिसनिंग करते हैं, इंटेंडेड लिसनिंग मींस का मतलब ये हो गया कि क्लासरूम के अंदर बच्चे जो है उनकी इंटेंडेड लिसनिंग होती है, यानी अटेंशन वाली लिसनिंग होती है, मतलूबा लिसनिंग होती है, वही लिसनिंग होती है जिसको वो सुनना चाहते हैं क्लासरूम के अंदर। तो मतलब लिसनिंग और समझ दोनों का आपस में क्या होता है, एक ताल्लुक होता है, क्योंकि विदाउट लिसनिंग के जो है क्लासरूम के अंदर जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिलेशन होता है, और यहां पर कहा गया है कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, इस वजह से रीजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, in the context of classroom teaching the foundation on which a warm and nurturing relationship with learners can be built is called। कह रहे हैं कि क्लासरूम टीचिंग के नजरिए में जो है एक फाउंडेशन है या एक इमारत है या एक बुनियाद है जिस पर एक वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप जो है लर्नर के साथ जो है बन सकता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोबिंग, टीचर इफेक्ट, स्ट्रक्चरिंग एंड फीडबैक। वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप का मतलब यानी बिल्कुल ऐसा रिलेशनशिप, गर्म जोशी वाला जो हम बोलते हैं, यानी एक अच्छा रिलेशनशिप जो है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है बन जाता है पढ़ने पढ़ाने का, ये वाला ए रिलेशनशिप। सर, ए। नहीं, प्रोबिंग में एक तरीके से होता है बी लुक टीचर लुक। इफेक्ट, हाँ तो फीडबैक। यहाँ पे है जो है टीचर, टीचर इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है टीचर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो टीचर इफेक्ट जो है ये आपका कौन सा बिहेवियर है, हेल्पिंग बिहेवियर है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक नर्चरिंग रिलेशनशिप बन जाता है, यानी एक गर्म जोशी वाला, एक अच्छा प्यार मोहब्बत वाला जो है रिलेशनशिप बन जाता है। टीचर जो है बच्चों को बहुत ही पोलाइटली जो है चीजों को समझाता है, बच्चे भी जो है फ्रेंडली टीचर से क्या करते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीचर इफेक्ट बोलते हैं। प्रोबिंग तो आपका एक तरीके से वो लुकमा देने वाला होता है ना, कि अगर आप कुछ, टीचर आपसे कुछ पूछ लिया, आप भूल गए हो, तो टीचर एक तरीके से आपको हिंट दे रहा आगे की चीजों का, ताकि आप उसको पकड़कर जो है बताने लगो, ये वाली चीज होती है। चलिए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉजिक। तो टीचिंग मेथड के स्पेक्ट्रम में या टीचिंग मेथड के नजरिए में आपको बताना है फॉलोइंग में से किसको जो है हम डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं। डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब ये हो गया कि जहां पर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में क्या होते हैं, डायलॉग चलते हैं, यानी इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे? बी ई एफ, लास्ट वाला। ठीक है, देखिए डिमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग, चार्क एंड टॉक मेथड जो है, टीम टीचिंग मेथड जो है, ये आपका क्या है, टीचर सेंटर मेथड है। ठीक है, यानी यहाँ पर ओनली जो काम होता है वो टीचर जो है सारा काम जो है परफॉर्म करता है। डिमोन्स्ट्रेशन में जो है टीचर आपको डेमो करके दिखाता है। चाक एंड टॉक मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है चाक से लिखता है, उसके बाद आपको समझाता है, वो हो गया टॉक। टीम टीचिंग मेथड में क्या होते हैं, जहां पर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के एक्सपर्ट जो होते हैं, यानी 3 टीचर होते हैं, 2 टीचर हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जो है क्या करते हैं, टीच करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड एक ही क्लासरूम के अंदर, तो यानी वो टीचर की एक टीम हो जाती है। तो ये भी जो है आपका टीचर सेंटर मेथड हो गया।
डायलॉजिक में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी यहाँ पर जो है टीचर जो है कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा तो बच्चे जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है, यानी जहां पर टीचर प्रेजेंटेशन करेगा और बच्चे जो है उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, यानी इंटरेक्शन चलेगी। ट्यूटोरियल मेथड ऑफ टीचिंग जो होती है ये क्या होती है, एक होता है ट्यूटर, यानी हम मतलब ट्यूशन जो वर्ड निकला है वो इसी ट्यूटोरियल से ही निकला है। तो ट्यूटोरियल मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि जहां पर टीचर जो है इंडिविजुअली किसी एक भी बच्चे को पढ़ाता है या फिर किसी एक स्मॉल ग्रुप को पढ़ाता है। ट्यूशन में क्या होता है, टीचर जो है घर घर जाकर जो है बच्चों को पढ़ाता है इंडिविजुअली तौर पे। तो ट्यूटोरियल मेथड ऑफ टीचिंग में आप ये समझ सकते हो कि यानी वो बच्चे जो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं तो टीचर जो है वन बाय वन क्या करता है, अटेंशन उन बच्चों पर देता है उनको पढ़ाने के लिए। तो सिंपल सा ट्यूटोरियल मेथड ऑफ टीचिंग से जो है आप ट्यूशन का तरीका याद रख सकते हो, क्योंकि ट्यूशन में भी जो है टीचर क्या करता है, इंडिविजुअली बच्चों के घर जाता है उनको पढ़ाता है। ठीक है, तो इसी ट्यूटोरियल से जो है ट्यूटर या ट्यूशन का वर्ड जो है वो निकला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13। From the list given below, identify those competency of an effective teacher which relate to the domain of personality and attitude। तो टीचर की उन competency को बताना है जो उसकी personality and attitude से जो है क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। तो कॉम्पिटेंसी के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है टीचर की पर्सनल सलाहियत को बताना, उसकी पर्सनल काबिलियत, लोकस ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेटिंग, सेल्फ एफिकेसी, मैनेजिंग टीचर इंथुसियाज्म, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली। तो इसमें से कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो टीचर की पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड से रिलेट करती है? बी सर। ए बी सी। देखिए यहाँ पे जो है लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब जो है यानी टीचर का जो है कंट्रोल करने का तरीका या किस मौके पर, लोकस मींस होता है जहां, मौका या महल। तो टीचर जो है ये भी पर्सनालिटी से रिलेट करता है, किस मौके या महल पर टीचर अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है। जैसे होता है ना क्लासरूम के अंदर, मतलब कभी कभी आप ऐसे टीचर को देखो कि अगर बच्चों ने कुछ उनसे ऐसा सवाल कर लिया और उन टीचर को मतलब उनके पास नॉलेज नहीं है या फिर उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर नहीं कर पाएंगे, तो वो कंट्रोल अपने आप को करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है यानी टीचर का अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। तो किस मौके या महल पे टीचर का कंट्रोल कैसे होना चाहिए? सेल्फ एफिकेसी, टीचर की खुद की काबिलियत, खुद की सलाहियत। टीचर इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म यानी जिसको हम बोलते हैं कि ये टीचर जो है बहुत ही एनर्जेटिक है, यानी पढ़ाने लिखाने में जो है बहुत ही जोशो खरोश के साथ जो है टीचर क्या करता है, आपको पढ़ाता है। यानी टीचर का इशारा किनाया बहुत अच्छा है, बहुत ही पुरजोश आवाज है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एनर्जेटिक वे में जो है टीचर क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है। तो ये भी क्या है, टीचर की पर्सनालिटी से रिलेट करता है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्लासरूम के अंदर आते हैं, बैठते हैं, इबारत पढ़ते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, तो यानी उनका मुंह जो है इस तरीके से गिरा हुआ ही होता है, मनहूस टाइप के बिल्कुल लगते हैं। तो इस वजह से उनकी क्लास भी वैसी मनहूसियत वाली होती है। कुछ टीचर जो है बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, खूब अच्छे आवाज में पढ़ाएंगे, जोशो खरोश के साथ पढ़ाएंगे आपको, कि मतलब हंसा खिलाकर, जो बोलते हैं ना कि हंसा खिलाकर पढ़ाना, तो वही वाले जो टीचर होते हैं उसी को हम टीचर इंथुसियास्ट बोलते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं जो है टीचर की पर्सनालिटी से रिलेट करता है, क्योंकि सारे टीचरों के अंदर ये सारी क्वालिटी जो है नहीं होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 14। आइडेंटिफाई वैल्यूज स्पेशली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल इथोस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको उन वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है जो ऑर्गेनाइजेशनल इथोस से रिलेट करते हैं। देखिए, इथिक्स से ये वर्ड जो है निकला है, इथोस। इथिक्स का मतलब क्या होता है, कद्र कीमत, अकदार जिसको हम बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इथोस का मतलब ये होता है कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में जो है रूल और रेगुलेशन को जो है खूब अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लॉइज की जो है खूब अच्छे तरीके से इज्जत की जा रही है, यानी उन इंप्लॉइज को भी रूल एंड रेगुलेशन जो है फॉलो कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशनल इथोस के अंदर आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इथोस से मतलब रिलेटेड यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है आ सकती है? तो पॉजिटिव वर्ड जो है चूज करके आपको बतानी है यहाँ ए पर। सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन 4। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है टीम वर्क इन अप्रोच। ठीक है, यानी वो सब क्या कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। तो टीम वर्क करना यानी ग्रुप वर्क करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका क्या मतलब है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ टास्क, यानी कोई भी टास्क उनको दिया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से वो उसको कर लेते हैं। चेंज इन ग्लोबल कंटेंट, ये नहीं आएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये भी नहीं आएगा। ह्यूमैनिटी इन डीलिंग विद अदर
कंसर्न, दूसरों के साथ जो है वो बहुत ही आजिजी के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, यानी मिलते हैं, जुलते हैं, घुलते हैं, ये सारी चीजें जो आती है बहुत ही आजिजी और इनकिसारी के साथ एक दूसरे से उनका क्या होता है, मिलनसार होता है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स जो है ये कोई ऐसी चीज है नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज जो है चूज करके आपको बतानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15, नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज लेस एम्फेसिस ऑन। तो नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी का फोकस जो है किस चीज पर होता है? ऑप्शन 1 सर। ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की जरूरतों के मुताबिक ही जो है रिसोर्स मटेरियल एंड लर्निंग स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ पर स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू को जो है डेवलप किया जाता है। प्रमोटिंग इनबॉक्स थिंकिंग प्रोसेस, ये आपका जो है ट्रेडिशनल के अंदर होता था, नॉन ट्रेडिशनल में नहीं होता। इनबॉक्स थिंकिंग का मतलब ये हो गया जहां पर किसी दायरे में आपको कैद कर दिया जाता है और उसी दायरे में ही रहकर आपको सोचना पड़ता है, मतलब बॉक्स के अंदर जो है आप सोचते हो, यानी सिर्फ इसी में रहकर, इसी दायरे में रहकर आप सोच सकते हो, इससे बाहर जो है निकलकर आप नहीं सोच सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि इस बंदे की सोच बहुत ही छोटी है, यानी इनबॉक्स थिंकिंग है, वो सिर्फ उतना ही सोचता, आगे का या उससे बाहर निकलकर वो नहीं सोचता है। लेक्चर बेस्ड मॉडल जो है वो भी आपका ट्रेडिशनल में आता है। एक्वायरिंग नॉलेज नेसेसरी टू रिस्पॉन्स क्रिएटिवली, क्रिएटिवली तौर पर जो है रिस्पॉन्स करने के लिए जो है नॉलेज का हासिल करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16, आइडेंटिफाई दोज फीचर ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के साथ जो है कौन सा लर्नर का बिहेवियर जो है एसोसिएट करेगा, बताइए। Fourth option. ACD सर, ऑप्शन 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है फैक्ट रेंडर्स फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन हिज हर ओन वर्ड्स ना, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो बच्चे होते हैं वो अपने खुद के वर्ड में जो है फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। यहाँ पर इमिडिएटली जो है रिकॉल करते हैं जो भी कुछ चीजें उन्हें टीच की गई हैं, तो ये आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के जो है बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से अपने खुद के वर्डों में जो है एग्जाम्पल देना, या किसी भी पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल देना, या किसी भी पॉइंट के लिए जो है एग्जाम्पल देना, ये सब आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के जो है बच्चे होते हैं। देखिए मीनिंग को इंटरप्रेट करना इन वेरियस वेज, यानी किसी भी मीनिंग को या किसी भी इबारत को बताने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से आप क्या कर रहे हो, मीनिंग को वाज़ेह कर रहे हो, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इसका मतलब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तभी जो है आप चीजों को क्या कर पा रहे हो, बता रहे हो। करेक्टली रिप्रोड्यूस द सीक्वेंस टॉच, यानी ये काम आप किस में करते हो, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में करते हो, यानी आपको जो है सीक्वेंस में सारी चीजें जो है आपको रटाई जाती है कि एक के बाद टू होता है, टू के बाद थ्री होता है, थ्री के बाद फोर होता है, इस तरीके की चीजें जो है आपको बाय सीक्वेंस आपको रटाई जाती है, और वैसे ही चीजें क्या करते हैं बच्चे, प्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि चार के बाद क्या होता है तो वो पांच ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे ही सीक्वेंस में जो है चीजें जो है रटाई गई। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17, फॉर इंकरेजिंग लर्निंग टू लर्न द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। लर्निंग टू लर्न यानी सीखने के लिए सीखना, लर्निंग टू लर्न को बढ़ाने के लिए जो है फॉलोइंग में से जो है किस किस चीज पर जो है हमें जोर देना चाहिए, फॉलोइंग में से कौन सी चीज जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकती है, जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, assigning task to be mastered by student, frequent test to be conduct। लर्निंग टू लर्न का मतलब ये होता है सीखने के लिए सीखना, तो इसके लिए जो है आप क्या करते हो, खुद बी से। जी Option B. सर। बी सर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसमें वही होता है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, तो यानी आप खुद से जो है टीचिंग को ऑर्गेनाइज करते हो, यानी आप खुद से जो है टीचिंग करते हो, और उस टीचिंग करने की वजह से जो है आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज आती है, बहुत सारी लर्निंग आती है, जिसकी वजह से आप अपनी लर्निंग को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, यानी दूसरे को सिखा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18, द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो किसके जरिए जो है डेवलप किया गया है? सी सर। हाँ, तो यहाँ पे लिव वाई गॉट स्काई है ना, यानी जिसकी बकरी क्या है, आसमान में उड़ गई थी, यानी बहुत ही दूर था, प्रॉक्सिमल। तो इसने जो थ्योरी दी थी उसकी थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, कैन डू,
ठीक है, कांट डू, कैन डू विथ हेल्प, ये है इसके थ्योरी का कंसेप्ट। यानी इसमें क्या है, इसने कहा है कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है, यानी वो खुद से जो है कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए जो है उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी इसका 3 लेवल होता है ना, कांट डू, कैन डू विथ हेल्प। तो यानी यहाँ पर विथ हेल्प का मतलब यही होता है, जहां पर बच्चा समाज में रहेगा तो समाज के लोग क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, और उस हेल्प की वजह से वो क्या करता है, सीखता है। चलिए, which of the following sequence depict outcome based curriculum design for college level teaching programs? Following में से कौन सा सीक्वेंस है जो आउटकम बेस्ड करिकुलम को बताएगा और जो कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया? आउटकम बेस्ड करिकुलम यानी ऐसा करिकुलम आपको बताना है जिससे आप आउटकम लेना चाहते हो, यानी जिससे आप आउटकम लोगे। तो अगर किसी भी करिकुलम से आप आउटकम चाहते हो तो उसके लिए जो है आप पहले क्या करोगे, मतलब सबसे पहले कंटेंट देखोगे या अपना डिजायर लर्निंग आउटकम देखोगे कि इस करिकुलम से जो है हम क्या चाहते हैं, किस तरीके का आउटकम हमें आना चाहिए, या पहले आप टीचिंग लर्निंग पे जाओगे या पहले आप कंटेंट पे जाओगे, किस चीज पे आप जाओगे? ऑप्शन डी। बी बी सर, लग बी। रहा है, बी बी डिजायर लर्निंग हाँ, आउटकम यहाँ पर का। बी होगा, क्योंकि देखिए कारिकुलम अगर आप बनाते हो वो भी आउटकम बेस्ड कारिकुलम है, तो सबसे पहले जो है आपका मतलूबा लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, यानी आप सोचोगे कि आप डिजायर लर्निंग आउटकम का मतलब वही है कि यानी इस कारिकुलम से हम क्या लेना चाहते हैं, हम क्या अचीव करवाना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है हम कंटेंट पे आएंगे, फिर टीचिंग लर्निंग पे आएंगे, फिर उसका असेसमेंट करेंगे, फिर इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, चलिए, Question number 20. In which of the following modes of assessment the potential for increasing in trainees motivation is optimum? तो यहाँ पर है in trainees motivation is optimum, motivation की वर्ड है, तो फॉलोइंग में से कौन सा तरीका है असेसमेंट का जो अंदरूनी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए जो है एक तरीके से ऑप्टिमम है, या ज्यादा आप बोल सकते हो ज्यादा जबरदस्त तो है? ए सर। हाँ, तो यहाँ पे जो होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड इवेल्युएशन। तो यहाँ पर इंट्रिनिक्स जो होता है इसका मतलब होता है अंदरूनी, जो यानी जो अंदर ही अंदर बंदों के जज्बात को क्या करता है, मुतहर्रिक करता है, यानी उनको मोटिवेट करता है। तो यानी मोटिवेशन को अगर हम अनदर वर्ड में जो है देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये सारे जो है कीवर्ड जो है इसी के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड भी यूज किया गया इंट्रेनिस, जिसका मतलब होता है अंदरूनी, यानी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अंदर यानी इंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो है आपका ये असेसमेंट जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो कीवर्ड को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए कि कौन सा वर्ड जो है किसके अल्टरनेट में जो है यूज कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल द प्रेजेंटेशन आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड? तो कौन से टाइप के लर्निंग मटेरियल में प्रेजेंटेशन जो है आपका हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड होता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब ये हो गया कि यानी यहाँ पर जो है बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स की टाइप दिए हुए हैं। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड में आपके वही प्रिंट बुक वाले जो है मतलब मटेरियल्स आएंगे, यानी बुक जो होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आती है, आजकल की जो भी प्रिंट बुक आती है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज होगी? डी सर। ए सर, ए। नहीं, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटीज, तो ये तो कुछ ऐसी बात तो नहीं बन रही है ना इसमें। डी सर। सर यूनिवर्सिटी नहीं दिखी, डी ही आएगा फिर ये। तो यहाँ पे जो है आपका डी आएगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 22. विच ऑफ द लर्निंग आउटकम आर इंटेंडेड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल? तो बी ऑप्शन आएगा। नहीं, बी आएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सीकिंग हम ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, जी, तो सीकिंग ऑफ पैटर्न रिलेशनशिप। अमॉन्ग द फैक्ट, तो फैक्ट के दरमियान या उन पैटर्न्स के दरमियान जो है हम जो रिलेशनशिप को तलाश करते हैं या देखते हैं, ठीक है, यानी उसकी वजह हम जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? तो आपको जो है क्लासरूम से रिलेटेड जो है फैक्टर को बताना है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को मुतासिर करती है। तो क्लासरूम से रिलेटेड, तो ए में कहा गया कि प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट,
ठीक है। क्या यानी मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर से रिलेटेड उनके पिछले टास्क को यानी उनके पहले टास्क को जो है क्या यहाँ पर जानना जरूरी होता है। एडहियरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय टीचर, टीचर के जरिए कम्युनिकेशन के पैटर्न को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, यानी उस पर जो है साबित कदम रहना है। एडहियरेंस का मतलब होता है साबित कदम, यानी एक तरीके से उस चीज को फॉलो करना। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर्स बिलोंग, inappropriate use of technological resource by the teacher, cultural background of student। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये क्लासरूम रिलेटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से टीचिंग की इफेक्टिवनेस जो है आपकी मुतासिर हो सकती है। तो इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के वर्ड यूज किए गए हैं, तो बताइए। सी ऑप्शन सर। बी सी डी। बी सी, नहीं नहीं, देखिए ए बी डी है। देखिए एक तो ये है यहाँ पे जो है आपको क्लासरूम में जो है अपने बच्चों का प्रायर टास्क जो है मालूम होना चाहिए। जैसे अभी आपको कुछ पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप क्लासरूम में जरूर जाते हो, उन बच्चों से पूछते हो कि कहाँ से पढ़कर आए हो, क्या जानते हो, क्या इस चीज के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके बच्चे जो है वो किस लेवल के हैं, क्या उनको ये टॉपिक समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये क्या आपका प्रायर टास्क हो, यानी उन बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड जो है आप उनके प्रायर टास्क को यानी उनकी पिछली नॉलेज के बारे में आप क्या कर रहे हो, मालूमात ले रहे हो। ठीक, तो टीचर का सर जो इससे हमारी मतलब सर अगर हम पीरियड इंफॉर्मेशन लेंगे बच्चों से, लेकिन इससे हमारी जो इफेक्टिवनेस है टीचिंग में वो कैसे कम होगी? तो कम इसने इफेक्टिवनेस आपकी जो है इससे आपकी टीचिंग में कम नहीं होगी, बल्कि इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी ना, यानी इससे तो आप पता चल जाएगा ना कि आपका क्लासरूम कैसा है, आपको अपने क्लासरूम में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके बच्चों को ये सारी टॉपिक नहीं आती और आपने वो सारी टॉपिक वो सारी चीजें जाकर आपने बोल दी पढ़ा दी, तो क्या आपकी टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। सर नहीं होगी अगर उनको नहीं पता। लेकिन सर ये तो जैसे हाँ सर तो अगर आप अगर, हमसे तो सुनिए, अगर आपने मालूम कर लिया, आपको मालूम है कि आपके बच्चों को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है या क्या उन्होंने पढ़ रखा है, तब आप पढ़ाएंगे तो आपकी टीचिंग जो है वो मुतासिर होगी, वो सही टीचिंग आपकी होगी, तब इफेक्टिव होगी। अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली ये कोई मैटर नहीं करता है। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स बाय टीचर, अब देखिए टीचर जो है अगर इन अप्रोप्रिएट यानी गलत तरीके का टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स जो है इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स में जो है बहुत सारी चीजें आपकी आ सकती हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, डिवाइस वगैरह, जो भी चीजें टीचर यूज कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, या पढ़ने पढ़ाने वाला जो मटेरियल्स है वो आपका क्या कर रहा है, गलत तरीके से टीचर या गलत मटेरियल जो है यूज कर रहा है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो मुतासिर हो सकती है। मुतासिर होने का मतलब यहाँ पर निगेटिव वे में जाएगी, यानी टीचिंग जो है सही नहीं होगी, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट जो है ये कुछ मैटर नहीं करता। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए, Which of the type of assessment is conducted periodically with an eye on standard? तो फॉलोइंग में से कौन सी असेसमेंट की टाइप है जो पीरियड बेस पर कंडक्ट की जाती है, मतलब विद एन आई, इस मकसद के साथ, किस चीज के लिए, स्टैंडर्ड पर, यानी ऑप्शन ए कहाँ सबमिटिव से। असेसमेंट। देखिए बी सर ये सबमिटिव। आपका सबमेटिव असेसमेंट है। यहाँ पर देखिए दो कीवर्ड है ना, एक पीरियड, यानी यहाँ पर जो है हम पीरियड बेस पे जो है हम असेसमेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड जानने के लिए जो है हम असेसमेंट करते हैं। स्टैंडर्ड मींस जहाँ पर आपको एक तरीके से ग्रेड्स वगैरह मिलते हैं। चलिए, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया कि थ्रू ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी टच बाय वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, कह रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू जो है मतलब स्टूडेंट की मुख्तलिफ तादाद को या स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद को जो है इंतहाई काबिल असातिज़ा के जरिए जो है या इंतहाई काबिल फैकल्टी के जरिए जो है उनको टीच किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट इन क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन ऑफलाइन टीचिंग कैन डू। बताइए। सर पहला पहला सही सर, दूसरा गलत। गलत। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चूज टू फैक्टर दैट डोंट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एडवर्सरी, तो आपको इसमें से जो है दो ही फैक्टर चूज करके बताने हैं जो स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बुरी तरीके से अफेक्शन नहीं करते। बी क्या और सी। बी सी सर। बी और सी। हाँ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर जो है उसकी खुद की काबिलियत जो है वो लो है, ठीक है, तो क्या है एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है इफेक्ट आएगा, यानी उस बंदे की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है सही नहीं होगी। बिलीव इन गॉड,
तो अगर आप गॉड में बिलीव करते हो या नहीं करते हो तो इससे क्या लेना देना उस बच्चों का, ठीक है। फिर इनडिफरेंस एटीट्यूड टुवर्ड द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ या पॉलिटिक्स की तरफ आपका एटीट्यूड जो है वो इनडिफरेंस है, यानी कभी है कभी नहीं है, तो इससे भी जो है कहीं उसकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ, टीचर्स का लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, यानी टीचर जो है अगर स्टूडेंट पे कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है तब भी जो है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है सही नहीं होगी। चलिए, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को आपको क्या करना है, यानी उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस में जो है हिस्सा नहीं लेंगे या टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। A, B, D, sir. ए बी डी। Third, fourth option. हाँ, क्योंकि देखिए टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज जो है ये टीचिंग की इफेक्टिवनेस के लिए जो है कंट्रीब्यूट करता है, यानी इससे जो है टीचिंग मैटर करती है, टीचिंग सही होती है। इन सारी चीजों से जो है टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कोई असर नहीं पड़ता। टीचर का इकोनॉमिक या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है क्या, टीचर का की स्किल जो है स्टूडेंट को खुश करने में जो है ये भी कोई बात नहीं बनी है, टीचर का पर्सनल कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट ये भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू दिए गए हैं और लिस्ट 2 में जो है उनके फंक्शन दिए गए हैं, तो उन वैल्यू को जो है आपको क्या करना है उनके फंक्शन से जो है मैच करना है। देखिए अगर आप इन वैल्यूज के जो है आप माने को जानते हैं, सेक्रीफाइस मीन्स होता है कुर्बानी देना, सिंसेरिटी मतलब खुलूस सच्चाई, सेल्फ कंट्रोल, अल्ट्रूजम, अल्ट्रूजम का मतलब यही होता है जज्बा। तो इस चीज से दूसरा सर ऑप्शन 2। Second option, sir. फोर्थ लगेगा। सेकंड। सेकंड सेकंड सर, सेकंड। ये हाँ फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग विदाउट सेल्फिश मोटिव, है ना, यानी आप क्या कर रहे हो बगैर खुदगर्जी के, विदाउट सेल्फिश, ठीक है, बगैर खुदगर्ज बने आप क्या कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, यानी किसी के लिए जो आप कुर्बानी दे रहे हो। सिंसेरिटी वर्किंग इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो टाइम आपको असाइन किया गया है, जो टाइम आपके लिए मुतय्यन किया गया है उसी टाइम में आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल खुलूस और सच्चाई के साथ क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल जो है आप सी को 2 से मिला सकते थे, कन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड ऑन एक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल के माइंड का जो है एक्शन लेने पर रोक लगना। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या, आप अपने माइंड पर एक तरीके से खुद से रोक लगा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। अल्ट्रुइज्म का मतलब शोविंग लव एंड अफेक्शन, यानी आप प्यार और मोहब्बत को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हो। तो ये क्या है आपका, ये सारी वैल्यू है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप याद रखिएगा। चलिए देखिए ये जो है साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, डायलेक्सिया, डायस्ग्राफिया, डायस्कल्कुलिया, एडीएचडी, तो आपको समझ में आसानी के साथ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ग्राफिया, ग्राफिक में क्या First होते हैं, option, sir. देख लेते हैं। देखिए 2 है सेकंड वाला सर। हाँ, ग्राफिक्स में हम लिखते हैं, कैलकुलिया में जो है कैलकुलेट करते हैं। तो एक को अगर हम 2 से मिलाएंगे, डायलेक्सिया मतलब डिफिकल्टी इन रीडिंग, ठीक है, यानी पढ़ने में जो है आपको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। डायस्ग्राफिया में क्या, डिफिकल्टी इन राइटिंग। डायस्कल्कुलिया में क्या है, डिफिकल्टी इन डूइंग द मैथमेटिक्स। एडीएचडी डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ये भी एक तरीके की बीमारी होती है, साइकोलॉजी के जो मरीज होते हैं ना, वो किसी काम पे या किसी चीज पे जो है बिल्कुल अटेंशन या फोकस जो है वो अपना नहीं कर पाते हैं। तो ये टर्म जो है आपको आसानी के साथ याद हो सकती है। इस टर्म से जो है 1 लाइन वाले क्वेश्चन भी जो है वो क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन के जरिए। देखिए एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी आप क्या करते हो, किसी काम को करने में जो है आप अपना अटेंशन जो है आप नहीं दे पाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट कंट्रीब्यूट टू लर्निंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मैथमेटिकल कंसेप्ट को सीखने में जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता, यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट को सीखने में जो है मदद नहीं करेगा, कौन सा ऐसा फैक्टर है इनमें से। A, sir. A. सी। और हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया रियल लाइफ इवेंट। देखिए जब भी मैथमेटिक्स वगैरह के टीचर्स को आप देखोगे ना, तो वो आपको पढ़ाने के लिए जो है अपना रियल लाइफ जो है मैथमेटिक का जो भी तरीका वो यूज करते हैं। जैसे आप तलवीर सिंह के आप लोग क्लास अगर देखते होगे तो वो बोलते हैं कि मैं कोई भी फार्मूला नहीं यूज करता हूँ किसी भी मैथ को करने के लिए। वो क्या है, वो उनका रियल लाइफ इवेंट है, यही उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो उस चीज को आपको बताते हैं करने के लिए। तो फायदा इससे मिलता है सीखने के लिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एक्सेसिंग द एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर बिफोर डिसाइडिंग द सिलेबस, ठीक है,
टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री टुगेदर। तो अगर आप एक साथ जो है दो सब्जेक्ट की आप क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो हिस्ट्री तो खुद ही एक बहुत ही वाइड सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स भी वैसा ही होता है, तो इससे जो है आपको कुछ भी नहीं होगा, सारी चीजें घाल-मेल हो जाएंगी। हाँ, नरेटिंग द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द मैथमेटिशियन हु हैज गिवन द कंसेप्ट। देखो मैथमेटिक्स का जो भी कंसेप्ट मैथमेटिशियन के जरिए दिया गया है, तो उस मैथमेटिशियन के हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ को अगर हम नरेट करते हैं, तो कोई भी पर्सन जो है, जैसे होता है ना कि न्यूटन ने ये लॉ दिया है, या न्यूटन ने जो है कंसेप्ट ये दिया है मैथमेटिक्स में हमें, और उसके लाइफ के बारे में अगर हमें पढ़ाया जा रहा है या उसकी एक्सपीरियंस को हमें नरेट किया जा रहा है, तो उससे भी क्या है, हमें मदद मिलती है, हम सीखते हैं कि इस बंदे ने कैसे इस चीज को सीखा था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज पर जो है आती है। ठीक, तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट क्लास। कैसा लगा क्वेश्चन? टफ लग रहे हैं क्वेश्चन? वैसे आप लोगों के रिस्पॉन्स जो है ठीक आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे, तो समझ में आ नहीं रहा है? सर, आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, हाँ मतलब जिन लोगों ने कर रखा है तो उनके लिए ये आसान होगा, और जिन लोगों ने नहीं कर रखा है तो उनके लिए जो है ये डिफिकल्ट ही होगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है। तो आपका पहला जो पीरियड होना चाहिए मतलब इस टाइम पे, वो आप पहले 2023 और 22, 20, 21 के क्वेश्चन को ही कवर कीजिए। अगर आपने उन सारे क्वेश्चन को जो है कवर कर रखा है, तो फिर जो है आप 2020, 19 इस तरीके के क्वेश्चन को जो आप करते चले जाइए। आपको एमसीक्यूज लगाने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपके पास बहुत सारे पीवाईक्यूज जो है वो पड़े हुए हैं। और आप देखना मतलब जो आपका पेपर होगा इस बार, वो आपको सिर्फ एक ही पीवाईक्यूज मिलेंगे, यानी एक ही शिफ्ट के पीवाईक्यूज मिलेंगे। हो सकता है 2 पीवाईक्यूज मिले, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होने वाला है ना। सुबह में जो है अरबिक का होगा, फिर इसी तरीके से जो है यहाँ से दोपहर में जो है वो आपका उर्दू का होगा। तब जो भी अब क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, तो इन्हीं सारे पीवाईक्यूज को जो है बेस्ड बनाकर जो है क्वेश्चन किया जाएगा। हमारे यहाँ से जो है सपा जीती है, ठीक है, बीजेपी जो है यहाँ से टाटा बाय बाय हो गई है इस बार। मायावती को क्यों हरा दिए सर आपको? सर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगा? देखिए बीजेपी जो है सेंटर में सरकार बना सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं, वो कांग्रेस इसको तो बनाएगी इंशाल्लाह।